लीडरशिप स्टीयरिंग कमेटी बैठी है, वेटरन्स हैं और हॉल में भी बहुत से वेटरन भी हैं और सभी डेलीगेट साथियों, आपने 57 साथियों ने 57 साथियों ने बहस में हिस्सा लिया। ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके डेलीगेट्स का ऑलमोस्ट 1/4 भाषण कर गया यहाँ, लगभग 1/4 यहाँ भाषण करके गया। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है। आप लोगों ने इतने साथियों को अपॉर्चुनिटी दी, इतने शॉर्ट टाइम में 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और रिपोर्ट भी आपने पास करी है। गिले शिकवे भी रखे हैं और सेक्रेटरी ने भी उन गिले शिकवों को अपने हिसाब से आपको जवाब भी दिया है और जहां उन्होंने अपनी कमी महसूस की है उसको एक्सेप्ट किया है। तो ये भी मेरे लिए अच्छी बात है। मैं कल से बैठी हूँ एज ऑब्जर्वर, तो थोड़ी बहुत तो होता है ऊपर नीचे बात, बहस, गुस्सा। एक साथी यहीं आके गुस्सा करते ही जा रहे थे, प्रेसिडियम को उनको पूरा झगड़ना पड़ा, 2 साथियों को उनको मना के नहीं चले जाना पड़ा। ये सब कॉन्फ्रेंस का पार्ट होते हैं, लेकिन इनको दरकिनार रख करके जो हमारा मिशन है, जिसके वास्ते आपकी राज्य सम्मेलन हो रही है, राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रही है और वहाँ मिशन तो 2024 होगा। ये 2024 में क्या इन्हीं को दोबारा बैठने दिया जाएगा या कि कुछ वैकल्पिक रास्ते निकाले जाएंगे कि इस खतरनाक हुकूमत को, यानी उन शक्तियों को जो हुकूमत पे बैठी हैं, उनको अलग किया जाए, हटाया जाए। तो लाजमी बात है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा रोल अदा करना होगा और अगर अपना रोल अदा करना है तो अपने पार्टी संगठन को, अपने जन संगठनों को मजबूत करने का प्रश्न है, एक साथ चलने का प्रश्न है, रंजिशों को दूर करके हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ने का प्रश्न है। और अगर हम एक यूनाइटेड फोर्स की तरह दिखेंगे तो हम बहुत अच्छा रोल किसी भी मुहिम में, किसी भी आंदोलन में करके दिखा सकते हैं। ये हमने अपने किसान आंदोलन में अपनी जैसी भी ताकत थी, लेकिन उसको करके दिखाया। मैं उन सारे आंदोलनों पे बातचीत नहीं करने के लिए खड़ी हुई जो हुए, पर एक बात मैं कह देना चाहती हूँ, इस देश में ये संभव है, एक्सट्रीम राइट से लेके एक्सट्रीम लेफ्ट तक के ग्रुप थे उसमें। आपकी जो 32 जत्थेबंदियां हैं पंजाब की किसान फ्रंट पे, एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट था। मैं तो आरएसएस के लोगों को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। मेरे विश्वविद्यालय से निकले हुए लोग भी और दूसरे राज्यों के भी, मैं वहाँ पहुँचते ही डायस पे, चाहे वो टिकरी बॉर्डर होता था, चाहे सिंगू बॉर्डर होता था, मुझे मालूम होता था कौन लोग हैं। वो लोग भी थे घुसे हुए किसी न किसी नाम से। और एक्सट्रीम लेफ्ट जो संविधान नहीं मानते, ये केवल मोदी नहीं है जो संविधान को पीट रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट भी है जो कहते हैं संविधान क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होती है, ये सब कुछ नहीं। यानी आज भी कुछ लोग जो इस बात पे खड़े हैं कि हथियारबंद क्रांति होनी है और कुछ नहीं होना। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनाया, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हर एक ने नहीं अपनाया हुआ। तो एक्सट्रीम लेफ्ट भी था वहाँ उस आंदोलन में। उसका बैलेंसिंग फैक्टर कौन था? देखिए कॉमरेड्स, हम जितने मर्जी कमजोर हों, लेकिन हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैं। हमारी बहुत गहरी जड़ें हैं, हमारा गहरा इतिहास है और हम केवल हिंदुस्तान की बाउंड्री के बीच में नहीं सोचते हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट का हिस्सा हैं। हम पूरी दुनिया में क्या चल रहा होता है उसके बैकग्राउंड में हमारे देश में भी क्या असर होगा उससे असेसमेंट लेते हैं।
इसलिए हमारे जो चक्षु हैं, हमारी जो आंखें हैं, वो सीमित नहीं रहती हैं, वो बहुत दूर तक देख सकते हैं। और बरसों के इतिहास ने पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे अनुभव दिया है, उस अनुभव के चलते हुए हम थोड़े होते हुए भी बहुत अच्छा रोल अदा कर पाते हैं। और अगर हम बहुत बढ़ जाएं तो फिर हम कितना बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। तो इस किसान आंदोलन में कितनी बार लोगों को लगता था कि अब टूटा अब गया, और मोदी भी इसी इंतजार में थे। लेकिन जब भी कोई मुश्किल आई, उसका बैलेंसिंग फैक्टर कौन था? वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की किसान सभा और हमारे नजदीक चलने वाली किसान सभा, जो इस टाइप की सोच रखती है। वो बैलेंस किए हुए थे दोनों के बीच में। उन साथियों ने पूरी मेहनत की और वो कम्युनिस्ट पार्टी की सोच जो उनका है, जो नजरिया है, उसने उनको इस बात की ताकत दी, हिम्मत भी दी, समझ भी दी। और गुंजल आ गई है तो गुंजल में से बाहर कैसे निकलना है। तो रोल केवल इतना नहीं था कि वहां खड़े रहे, रातों रात बिताए, कष्ट भी सहे, बहुत से कॉमरेड्स बीमार होके आए, फिर ठीक होके वहां पहुंचे। केवल यही रोल नहीं था, रोल था पॉलिटिकली उसको बैलेंस्ड ढंग से, हर मुश्किल हालात से उस आंदोलन को चलते रहने देना, आगे तक लेकर के जाना। इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो इसी से सबक मिलता है कि अगर हम सही मायने में अपने जन संगठनों को, अपने पार्टी संगठनों को मजबूती से लेकर के आगे बढ़े, तो हम जिस संघर्ष की तवक्को हमसे की जा रही है, जो जरूरत समझी जा रही है, हम उस रोल को अदा कर सकें। इस कॉन्फिडेंस से हमें अपनी इस कॉन्फ्रेंस से भी बाहर निकलना है। अब बहुत साथियों ने बहुत सी चर्चा की, उस पे जवाब तलबी हो चुकी, मैं उस पे नहीं जा रही, लेकिन बहुत से साथियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें इस वक्त की सेंटर की जो गवर्नमेंट है उसके एक्सपोजर, उसको नंगा करते हुए, उसके मंसूबों को बताते हुए यहाँ पर कही। मैं उन्हीं बातों का जिक्र करते हुए क्लोजिंग की तरफ आऊंगी। साथियों ने जिक्र किया देशभक्ति का बड़ा पखंड करती है ये गवर्नमेंट। तो अभी तो हम सितंबर में हैं, अगस्त बीत के हटा, 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस था, 15 अगस्त 75 वर्ष पूरे होने पे था। और जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, तिरंगे को जलाया, पैरों के नीचे रौंदा, उसकी होली जलाई, उस तिरंगे के साथ पसीना पूंछ के उसको फेंकने का काम किया, कभी आदर सम्मान नहीं दिया। आज हम इस देश के अंदर देख रहे हैं कि वो ही लोग घर घर तिरंगा का नाटक करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग हैं। लेकिन हक किसको था? आपको हक था ना, डायस और डायस से नीचे बैठे साथियों को, इनको हक था ना असल में इस तिरंगे के 75 वर्ष पूरे होने पे, देश की आजादी के, उसके बारे में बात करने का। क्योंकि तिरंगा तो दिल में है ना, तिरंगा घर घर में है या नहीं। आज जिस तरीके से बेअदबी हो रही है उस तिरंगे की, कहाँ फटा हुआ लगा है, कहाँ वो लटक रहा है, कहाँ आधा गंदा हो गया, क्या हो गया है, किस किस मटेरियल से बना है, उस सब चीजों से नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। पर उन्होंने ये किया, ये डायकोटमी है और वो बहुत साफ है, स्पष्ट है, उनको मालूम है उनकी लड़ाई किनसे है। तो हमें भी साफ और स्पष्ट होने की जरूरत है। अभी 1.5 महीना मुश्किल से बीता होगा जब नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सबसे खतरनाक अगर कोई है, अपने पार्टी के लोगों को आगाह कर रहे थे और बोल रहे थे, सबसे खतरनाक अगर कोई जमात है, लोग हैं, पार्टी है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट लोग हैं। कम्युनिज्म सबसे खतरनाक आइडियोलॉजी है, ये नरेंद्र मोदी ने कहा। तो क्या वो नरेंद्र मोदी बोल रहे थे?
वो हेडगुआर बोल रहे थे, वो गुरु गोलवलकर बोल रहे थे, वो मोहन भागवत बोल रहे थे, क्योंकि वही उनकी सोच का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी तो केवल उनके स्वयं सेवक है और इसलिए उनको कोई गलतफहमी नहीं है कि उनकी असली लड़ाई किससे है। उस सिचुएशन को देखते हुए हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह आर और पार की लड़ाई है और इस आर और पार की लड़ाई में या वो नहीं या हम नहीं, या हम जेलों में होंगे 2024 के बाद और या उनके भक्त मुंह छुपाते घूम रहे होंगे। हमें नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी जो बोलते रहते हैं मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, थैला लूंगा, कहीं भी चला जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम वो थैला लेके भागेंगे या कि राजपक्षे की तरह भागेंगे, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपसे ये कह सकती हूं कि लड़ाई आर पार की है और इस आर पार की लड़ाई के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है, तैयार होना है, अपने को मजबूत करना है। जब ये मालूम है हमें आर पार की लड़ाई है तो उनको एक एक करके अपनी अपोजिशन को खत्म करना है और इसीलिए वो कभी इस पार्टी से मुक्त भारत और कभी उससे मुक्त और खरीद फरोख्त सब्जी भाजी सब चलती रहती है उनकी। जो उनका विरोध करेगा उनको साइलेंट करने की कोशिश करेंगे, खामोश करने की कोशिश करेंगे उनको, चाहे ईडी लगा लें, चाहे सीबीआई लगा लें, चाहे एनआईए लगा लें, चाहे एनएसए लगा लें, चाहे यूएपीए लगा लें, चाहे सेडिशन एक्ट लगा लें, कुछ भी लगाते रहे, चाहे सीएए ले आए डराने के लिए, धमकाने के लिए कि इनको मुल्क में रहने देंगे, उनको नहीं रहने देंगे। सब कुछ उन्होंने किया है और जुडिशरी को भी इंटिमिडेट किया है। कितने जजेस को जस्टिस लोहिया का उन्होंने उदाहरण दिया होगा, आपको तो मालूम है। उनकी मर्डर हुई लेकिन आज तक पता लगा मर्डर हुई, उसकी तो तफ्तीश तक उसके परिवार के बच्चे लड़ते रह गए, तफ्तीश नहीं होने दी, उसको ठप कर दिया गया। तो जस्टिस लोहिया की जो मौत हुई उसका खौफ दिखा के जुडिशरी में किस किस को इंटिमिडेट किया होगा हम नहीं जानते। तो जुडिशरी तक को इंटिमिडेट करने का काम इन लोगों ने किया है और अपनी चुनावों की रणनीति के वास्ते वो किसी भी निचली हद तक जा सकते हैं। उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है जो कुछ साथियों ने यहाँ अपने भाषण में भी कहा, बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ना। उससे घिनौना कृत्य वो क्या करेंगे, क्योंकि अब गुजरात में इलेक्शन है और आप भूलिए नहीं, यूपी के अंदर इलेक्शन के दौरान उन्होंने आशीष मिश्रा को रिलीज नहीं किया बेल पे जब तक वेस्टर्न यूपी के चुनाव नहीं हो गए। जैसे ही वेस्टर्न यूपी के चुनाव हुए वैसे ही आशीष मिश्रा की बेल दिलवा दी गई ताकि बाकी जगहों के ऊपर उसका पिता जो है वो सीटों को सुनिश्चित करने में रोल अदा करे। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हिटलर राइस्टाग में आग लगा करके कम्युनिस्टों पे इल्जाम लगा सकता है तो ये तो हिटलर के चेले हैं, ये क्यों नहीं कुछ भी कर सकते? कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपके बीच में कह रही हूं, इतिहास खोलेगा कि पुलवामा किसने कराया, इतिहास बताएगा कि बालाकोट कितना बड़ा ड्रामा था। ये सच सामने आएगा इतिहास में। हमारी उम्र में नहीं आए लेकिन आएगा। इसलिए हम लोगों ने जर्मनी और इटली के इतिहास को पढ़ा है और जिस ढंग से न्यूरमबर्ग ट्रायल जो हुआ था हिटलर और उसकी सरकार के ऊपर, उसमें से एक एक ट्रायल की किताब पढ़ने लायक है। और जब आप उनको पढ़ते हैं, खुद हिटलर के मंत्रियों के बयान जो आ रहे हैं, तो आपको लगता है ये जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं या कि इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से, उसी स्टाइल से, उसी मेथडोलॉजी से जनता का फौजीकरण करना, भीड़ तंत्र पैदा करना, लिंचिंग करवाना, विजिलेंटे ग्रुप बनाना, नफरत को फैलाना और हर अपोजिशन की आवाज को बंद करना, वो बिल्कुल वो मेथडोलॉजी है। एंड दी अदर का फियर दिखा के, वहां यहूदी का फियर था, यहाँ मुस्लिम्स का फियर दिखा रहे हैं। वहां आयरन रेस सबसे शुद्ध है, पवित्र है, किसी खून को गंदला नहीं होने देंगे। तो अब आर्यन जर्मन थे,
कि आर्यन इंडियंस थे, या आरएसएस वाले भी आर्यन रेस की बात करते हैं। और आर्यन रेस तो सेंट्रल एशिया की थी, और वो तो सेंट्रल एशिया से यूरोप की तरफ गई, इधर आई, लेकिन आम जनता तो नहीं जानती ना इन चीजों को। इसलिए खून शुद्ध, यहां तक कह देना कि ब्राह्मण तो करेक्टर वाले होते हैं, वो कैसे ऐसा कर सकते? बिल्किस बानो उसके केस में कहा। अब इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये इस चीज का क्या मायने है? इसका कोई मायने नहीं है। जो गलत है वो गलत है, उसका जात से, धर्म से संबंध का प्रश्न नहीं उठता है। और लेकिन वो इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं, और इनका घिनौना चेहरा वो हमने कोरोना काल में देख लिया। और कोरोना काल ने पूरी दुनिया का सच सामने लाके रख दिया कि पूंजीवाद आवाम को फेंक देता है, और कष्ट के टाइम में भी अपने पूंजीपति मित्रों की मदद में जुट जाता है। वही हमारे देश में हुआ जब हमारे वर्कर्स मीलों मील दूर चल रहे थे। 23 करोड़ लोगों की रोजगार एकदम ठप हो गई थी, उद्योग सारे छोटे बंद पड़े थे, गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर केवल काम कर रहा था, हमारे मुलाजिम, हमारे वर्कर्स काम कर रहे थे, लेकिन अडानीज और अंबानीज कहाँ थे? और सीतारमन किनके लिए पैकेज ला रहे थे? उनके पैकेज के अंदर केवल कॉरपोरेट घरानों की मदद थी। वेल्थ टैक्स 0 कर दिया गया, उनके टैक्स को और घटा दिया गया, आम जनता के ऊपर सेस और बढ़ा दिया गया, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ गई, और बुजुर्गों की जो थोड़ी बचत है उस पे जिस इंटरेस्ट से वो अपने परिवार को चलाते हैं, उस इंटरेस्ट को रिड्यूस कर दिया गया। वो सब कुछ हुआ। और इसलिए दुनिया के अंदर ये देखा गया, जहां जहां जनता प्रस्त, जनता को मानने वाली, उनके लिए कुछ काम करने वाली सरकारें थी, उन्होंने अपने जनता के साथ सब कुछ उनकी भलाई के लिए किया। लेकिन जहां केवल और केवल पूंजीप्रस्त सरकारें थी, उन सरकारों ने केवल और केवल उन्हीं पूंजीपतियों को और अमीर होने का मौका दिया। आप अपने ही देश में देख लीजिए, मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा, मार्च 2021 के बीच में सरकार का आंकड़ा क्या बोलता है? सरकार का आंकड़ा बोलता है कि 100 जो खरबपति थे वो 100 से 140 हो गए। भाई ये तो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं लाई ना कहीं से आंकड़ा, ये तो सरकार का आंकड़ा है। साथ में सरकार का आंकड़ा ये बताता है उस पर्टिकुलर पीरियड में मुकेश अंबानी ने 128% का मुनाफा कमाया और अडानी ने 480% का मुनाफा कमाया। सरकार का खुद का आंकड़ा कहता है कि 13 लाख करोड़ का बिजनेस किया गया। तो बिजनेस बढ़ रहा था, मुनाफे बढ़ रहे थे, खरबपति बढ़ रहे थे, और गरीब गुरबा के घर में रोटी पकना बंद था। लोग मरे सड़कों पे, औरतों ने सड़क के किनारों में बच्चों को भी जन्म दिया। हमारी औरतों के तो सीन देखे ना लोगों ने, कैसे बच्चा गोदी में है, एक बच्चा अटैची पे है और उसको लेकर के लटक रही। और लुधियाना से तो ज्योति अपने पिता को 1,500 किलोमीटर साइकिल चला करके अपने बाप को लेके गई थी। तो वो सारी चीजें हमें और आपको मालूम है, लेकिन मैं इशारा केवल ये कर रही हूं कि कम्युनिस्ट क्यूबा के डॉक्टरों ने उस टाइम में भी दूसरे देशों में जाके इस वायरस से निपटने के लिए मदद दी। और आज हम लोग कह रहे हैं कि उसको नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं मिलना चाहिए क्यूबा के डॉक्टर्स को। ये पूरी दुनिया में इस चीज को देखा गया, अपने देश में भी देखा गया। गैर बराबरी इस कोरोना काल में और बढ़ी। पूंजीप्रस्त हुकूमतों ने, कॉरपोरेट घरानों की प्रस्त हुकूमतों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया इस गैर बराबरी को बढ़वाने में। और आज हम जानते हैं, जब FEM-WEF की रिपोर्ट आ रही थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो प्रधानमंत्री तो वहीं थे ना अपने डेलीगेशन के साथ। तो प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं कहा कि ये WEF की रिपोर्ट गलत है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है और 4 दिन पहले आपने देख लिया कि ऑक्सफैम के ऊपर इन्होंने रेड मारी है ईडी ने, क्योंकि ऑक्सफैम ने इनके चेहरे को नंगा किया। उनकी रिपोर्ट पूरी दुनिया के लिए थी, हिंदुस्तान के लिए भी थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही तो बताया कि 1% हिंदुस्तानियों की आमदनी, इनकम, वेल्थ किसके बराबर है?
लगभग 52%, 52% इंडियंस की टोटल वेल्थ के बराबर है। यही ना बताया उन्होंने, यही ना बताया कि अगर 10 अमीरों को, ऊपर के 10 अमीरों के जो पूंजी है, केवल उस पूंजी को ले लिया जाए, 25 बरस तक हिंदुस्तान में पहली कक्षा नर्सरी से लेकर के और हायर एजुकेशन तक इंक्लूडिंग मेडिकल और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उन सारी एजुकेशन का 25 साल का बजट है वो। उन्होंने ही बताया कि दुनिया के इन अमीरों की छोड़िए, हिंदुस्तान के अमीरों में से सबसे ऊपर के जो अमीर है, उस एक अमीर के पास की पूंजी ले लीजिए, अगर हर रोज वो 8 करोड़ रुपया खर्चे, हर रोज 8 करोड़ रुपया खर्चे, तो उनको 80 बरस लगेंगे वो पैसा खर्च करने में जितना उनके पास है। इसलिए इनइक्वालिटी भी बहुत बढ़ गई, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण हो रहा है, साथियों ने यहां जिक्र किया। हमारा छोटा सेक्टर पिट गया, मारा गया, एमएसएमई, वो भी साथियों ने यहां पर जिक्र किया। हमारी 90% आबादी हिंदुस्तान की, उसके घर की आमदनी, हर परिवार की 90% परिवारों में हर परिवार की आमदनी 10,000 से नीचे है। ये भी सरकारी आंकड़ा है। और अब हम ये देख रहे हैं, महंगाई तो बढ़ी ही, रेलवे के भाड़े तो बढ़े ही, 1 बरस से लेकर के हर बच्चे का टिकट भी पूरा कर दिया, जबकि 6 से 12 के बीच में आधी टिकट होती थी और उससे नीचे बच्चे को हम फ्री लेके, महिलाएं अपने बच्चे को लेके जा सकती। हर तरफ से मार है। और ऐसी सिचुएशन में सरकार क्लेम करती है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, और खुद सरकार के ही आंकड़े बता देते हैं। उनका जो ब्यूरो क्राइम है, उस क्राइम ब्यूरो ने बता दिया कि 25% आत्महत्याएं जो पिछले साल हुई हैं, वो दिहाड़ी मजदूरों की हुई हैं। 100 में से 25% जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उनकी आत्महत्याएं हैं। तो फिर अर्थतंत्र कहां से अच्छा है? और इन्हीं की एक बॉडी है सीएमआई, जिसकी स्टैटिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर सरकार पॉलिसियां बनाती है। उस सीएमआई की रिपोर्ट क्या आई है? अनपढ़ से लेके 12वीं तक के जो लोग हैं टोटल, और जो रोजगार पाने की उम्र में हैं, रोजगार मांग रहे हैं, उनमें से 90% लोगों को रोजगार या जीविका नहीं है। ग्रेजुएशन से लेके ऊपर हायर एजुकेशन तक जो रोजगार पा रहे हैं, मांग रहे हैं, दीजिए हमें। 68% लोगों को रोजगार या जीविका नहीं है। तो हिंदुस्तान बारूद के ढेर पे बैठा है। इसलिए हमारे युवा सड़कों पे निकले, जब अग्निपथ आया, अग्निवीर पैदा करेंगे ये लोग। और विजय वर्गीय ने कहा हम अपने बीजेपी के दफ्तरों के आगे उनको सिक्योरिटी गार्ड रखवाया, बजाज ने भी उठा करके स्टेटमेंट दे दी। तो ये सिचुएशन एक ऐसी है जिसमें यंगर जनरेशन बहुत हताश है, परेशान है, बेकारी बढ़ रही है, इसीलिए देश से पलायन भी बढ़ता चला जा रहा है। ये देश के हित में नहीं है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के वास्ते बहुत फर्टाइल ग्राउंड है। ये अच्छी बात नहीं है, दुख की बात है कि लोगों के पास खाना पीना नहीं है, नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, या किसानी या खेत मजदूर आत्महत्याओं के रास्ते पे जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। पर इस तरीके की हालात में ही कम्युनिस्ट आंदोलन को तेज किया जा सकता है, उनकी बेहतर जिंदगी को पाने के लिए, शोषण को खत्म करने के लिए, उनकी खुशहाली को लाने के लिए। मैं समझती थी कि समय काफी रहेगा और मैं आपसे बहुत सी बातें शेयर कर पाऊंगी, वो अब संभव नहीं। मैं बहुत कुछ आपको बताना चाहती थी, वो सब मैं छोड़ रही हूँ। लेकिन मैं आपसे आखिर में जो बात कर रही हूँ साथियों, वो बात मैं ये कर रही हूँ कि इसको भूले नहीं हम। मुझे याद है, मैं पंजाब में मोदी के कुर्सी में बैठने के बाद पंजाब में घूम रही थी, शायद इलेक्शनों का दौर था, क्या दौर था, और मैंने वहां पर आरएसएस का जिक्र किया कि बहुत खतरनाक बात हो गई है।
ये आरएसएस के स्वयं सेवक कुर्सी पे बैठ गए। कॉमरेड, बहुत समाज को खतरा हो जाएगा, भाईचारा बिगड़ने लगेगा, देश की जो सांझी विरासत है, सांझी सभ्यता है, उसको खतरा आ जाएगा। और देश में खतरा आएगा तो फिर पंजाब को भी फिर से उस त्रासदी की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगी शक्तियां, जिस त्रासदी से पंजाब 10 बरस गुजरा था। तो मुझे एक कॉमरेड ने कहा, आप फालतू की बातें करते हो, क्या खतरा है, आरएसएस वारएसएस बताते रहते हो, ये ठीक नहीं है। पर अब हम कहां खड़े हैं? इसीलिए हमें याद करना है जो जरूरी है। मैं अपनी बात के आखिरी हिस्से में ये बोलना चाहती हूँ साथियों, हमें याद रखना चाहिए कि आरएसएस कोई अनायास हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई ताकत नहीं है। पहले विश्व युद्ध के अंदर से 2 चीजें निकली थी। एक, पहले विश्व युद्ध से रूस का इंकलाब निकला था लेनिन के नेतृत्व में, और उसके बाद पूरी दुनिया में विश्व युद्ध वो खत्म हुआ तो पूरी दुनिया में 2 चीज चली। एक तरफ जो उस इंकलाब से प्रभावित होकर के लाल झंडे को लेके आगे बढ़ने वाली ताकतें, मजदूर आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन, जगह जगह कम्युनिस्ट पार्टियां बनना शुरू हुई कि हम भी अपने देश में शोषण विहीन समाज बनाएंगे, हम भी अपने देश में मजदूर किसान का राज लाएंगे। वो प्रेरणा थी और आजादी के आंदोलन तेज हुए। लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी हारा था उस पहले विश्व युद्ध में। जर्मनी में और उसके जैसे मुल्कों ने, जिन्होंने उस विश्व युद्ध में इन पूंजीपतियों की, साम्राज्यों की आपसी लड़ाई के अंदर जिनको हार हुई, उनको ये था हम ये हार कैसे बर्दाश्त करेंगे। और वहां के जो कॉर्पोरेट घराने थे, अमीर घराने थे, मोनोपोली घराने, वो इस तलाश में थे कि किस तरीके का सिस्टम आगे चलाया जाए कि हम फिर से सिर उठा सके। और उसके लिए जरूरी था देशभक्ति का तड़का लगाना, तथाकथित नेशनलिज्म का तड़का लगाना। और ये बहुत सारे मुल्कों के अंदर कोशिश की गई। हिटलर उसमें से पैदा हुआ। इस किस्म की ताकतें केवल जर्मनी में नहीं पैदा हुई, उस हिटलर की प्रेरणा लेने वाले पूरी दुनिया भर के अंदर ऐसे ग्रुप खड़े हुए। उनमें से आरएसएस एक पार्ट थी। आरएसएस आइसोलेशन में नहीं बनी। कम्युनिस्ट हमेशा इंटरनेशनल सिचुएशन के हिसाब से सोचता है, और इसीलिए इसको देखा गया कि कितने मुल्कों के अंदर कम्युनिस्ट विरोधी, लाल झंडा विरोधी, इंकलाब विरोधी, फांसीवादी, नाजीवादी ताकतें खड़ी हो रही। इसलिए आरएसएस का यहां बनना उस इंटरनेशनल सिचुएशन, उस बैकग्राउंड के अंदर था। और आज अगर अमेरिका नाटो का इस्तेमाल करके रूस को घेरने की कोशिश किया, वो ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन का है, जो खुद फासिज्म को सपोर्ट करता है, वहां उसने कम्युनिस्ट पार्टी बैन कर दी। ऐसा हालात पैदा कर दिया इन्होंने कि रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। मैं उसको हमला ही बोलूंगी, मैं उसको केवल कन्फ्लिक्ट नहीं बोलूंगी। पर उस हमले की सिचुएशन को लाने का काम अमेरिका ने और नाटो ने किया। इसको हमें समझना चाहिए। यूं ही नहीं उठ के अमेरिका ने अपनी वो महिला को भेज दिया जो उनकी फॉरेन सेक्रेटरी है ताइवान के अंदर एशिया में क्राइसिस खड़ा करने की। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर मंदी है, अर्थतंत्र की बुरी हालत है, बेरोजगारी फैल रही है, त्राहिमाम हो रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर पूंजीवादी शक्तियां, साम्राज्य शक्तियां हल ढूंढ रही हैं, और वो हल ढूंढ रही हैं युद्धों की स्थितियां बना करके। उस बैकग्राउंड में इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन है, और तब भी इंटरनेशनल सिचुएशन थी कि आरएसएस पैदा हुई हिंदुस्तान में, जैसे हिटलर और नाजीवाद, फांसीवाद यूरोप में पैदा हुआ। तो ये कोई अनायास तो नहीं है ना। हेडगवार्ड से पूछा गया था, जो आरएसएस का फाउंडर था, कि आप आरएसएस बना रहे हो, कब बन रही थी? जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कानपुर में बन रही थी, आरएसएस नागपुर में बन रही थी। दो एकदम अलग ताकतों का जन्म हो रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनते हुए कह रही थी देश को आजाद कराएंगे। देश को आजाद कराने के बाद भूखा नंगा कोई नहीं रहे, बिना पढ़ाई कोई नहीं रहे, बिना इलाज कोई नहीं रहे, बिना छत कोई नहीं रहे। हम न्यायपूर्ण समाज बनाएंगे, समाजवादी समाज बनाएंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और आरएसएस क्या कह रही थी?
हेड गुआर से पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं, आप भी अंग्रेजों से लड़ोगे? उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे। ये हेड गुआर जो फाउंडर था आरएसएस का, उसने कहा नहीं, हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है। तो फिर आपकी किससे लड़ाई है? तो उसका जवाब था मेरी लड़ाई ईसाइयों से है, मुसलमानों से है और लाल झंडे से है, कम्युनिस्टों से है। तो ये कोई नई बात है? आज मोदी अगर कहे कि कम्युनिस्ट सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसकी मां आरएसएस के फाउंडर हेड गुआर ने ये बात कही। और जब उनसे कहा ये सारे नौजवान तो फांसियों के तख्ते चूमने की तरफ गए हुए हैं, जेलों में भर रहे हैं, तो उसने कहा ये नौजवान भटक गए हैं, इनको समझ नहीं है, इनको सही रास्ते पे लाना होगा। तो फिर आप करना क्या चाहते हैं? हम हिंदू राज बनाना चाहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि मोहन भागवत कहे 800 साल के बाद हिंदू राज आ गया। ये इनकी सोच का हिस्सा है। इसलिए जब हम 100 बरस के होने जा रहे हैं तो आरएसएस भी 100 बरस की होने जा रही है। और हमारी लड़ाई तब से है इन ताकतों के साथ, और केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के पैमाने पे है। और इस मंदी के दौर में हर देश के अंदर न्यो नाजी और न्यो फासिस्टवादी ताकतें उठ रही हैं। इसलिए हमको उस इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में और नेशनल परिप्रेक्ष्य में और अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में उस ढंग से चीजों को एनालाइज करना होता है। हालांकि स्टेट टू स्टेट डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनलिज्म और डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है, पर सार वही है। और उस बैकग्राउंड में देखते हुए हम भूले नहीं, उससे पूछा था तुम्हारा प्रेरणा स्रोत क्या है? उसने कहा था हिटलर है, मुसोलिनी है। उससे पूछा गया था तो फिर तुम्हारा फलसफा क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है? तो उसने कहा था नाजीवाद और फासीवाद। आज अगर कम्युनिस्ट लीडर खड़े होकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह को और उनकी टीम को बोलते हैं तुम नाजीवादी हो, फासीवादी हो, हम थोड़े इल्जाम लगा रहे हैं। यही है जो उनकी फाउंडर मातृ ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस ने कहा था कि हम नाजीवाद फासीवाद को मानते हैं। ये है उनका फलसफा, उसी हिसाब से वो लगातार काम कर रहे हैं। नथिंग टू बी सरप्राइज्ड कि वो जो बोलते हैं उससे उल्ट करते हैं, जो बताते नहीं है वो कर डालते हैं। ये भी हमें मालूम रहना चाहिए, यही एक रियलिटी है। गुरु गोलवलकर ने यूं ही नहीं कहा था, केवल बंच ऑफ थॉट ही नहीं लिखी। गुरु गोलवलकर ने यह भी कहा था कि अगर हिंदुस्तान में मजबूती से राज करना है तो 95% लोगों को गरीब रखो और कुछ तुम्हारे नजदीकी मित्र होने चाहिए। देश के सारे संसाधन और पूंजी उनके कंट्रोल में होनी चाहिए जो तुम्हारे मित्र होने चाहिए। तो फिर अडानी अंबानी है ना उनके मित्र, बाकी जनता को भूखों मरने के लिए छोड़ना चाहते हैं ना, वही उनकी नीतियां हैं। वी शुड अंडरस्टैंड। इसीलिए ये लड़ाई लंबी होगी, इसको कुर्सी से हटाने के बाद भी लड़ाई चलेगी, क्योंकि इन्होंने पूरे तंत्र के अंदर घुसपैठ कर रखी है। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ा है गवर्नेंस का और एडमिनिस्ट्रेशन का जहां आरएसएस की भर्ती नहीं है। वो सोचते हैं स्टेट अपरेटस पे हमने कब्जा कर लिया तो थोड़ी देर के लिए कुर्सी से हमें कोई हटाएगा भी तो हम उसमें घुस आएंगे, और हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इनको हटा के जिनको बिठाएंगे भी वो भी आराम से उन परिवर्तनों को फिर से रेल पटरी पे देश को लाने के लिए आसानी से नहीं करेंगे। उसके लिए फिर लड़ना पड़ेगा। हम वर्किंग क्लास की पार्टी, हम फार्मिंग कम्युनिटी की पार्टी हैं, हम पार्टी हैं गरीब गुरबा की, मेहनत कशों की, हर उस आवाम की जो एक समतावादी समाजवादी समाज बनाना चाहता है। इसलिए मैं आखिर से आपसे साथियों से कहना चाहती हूँ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अपनी सोच और समझ के हिसाब से चल रहा है। इसलिए अपने गुरु को भेजा था हेड गुआर ने इटली भेज करके उसको कहा कि सीख के आओ नाजीवाद कैसे चलाते हैं। और मुंजे गया था वहां, और मुंजे वहां से सीख के आके ये जो खाकी निक्कर और काली टोपी इंट्रोड्यूस की गई थी, ये जो ड्रेस थी आरएसएस की, ये इटली के मुसोलिनी की जो प्राइवेट आर्मी थी उसकी थी। हिटलर के यहाँ भी जर्मनी में 2 फौजें थी, एक ऑफिशियल फौज थी, एक उनकी पार्टी की अपनी ग्रुप थी। और ये भी वही कर रहे हैं, एक अपनी फौज है जो हमारी फौज है, देश की फौज है, और एक अपनी प्राइवेट आर्मी क्रिएट कर रहे हैं। ये अग्निवीर भी उसका ही एक अंग है कि इनमें से जो बच्चे निकलेंगे उनको हम भर्ती करेंगे। तो एक एक स्टेप के ऊपर अगर हम इसके ऊपर अपने सेशंस लगाएं, अपनी एजुकेशन करें,
कैपिटलिज्म के एक्सपोजर को समझने की कोशिश करें और उसके साथ साथ किस तरीके से मंदी से बचने के लिए दुनिया को युद्धों की तरफ धकेलने में ऐसी ताकतें गुरेज नहीं रखती और दुनिया के अंदर उस मंदी से अपने को उभारने के लिए बहुमत जनता को गरीब करके कुछ टुकड़े देके वोट लेने का धंधा और लोगों को डिवाइड करके, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके। क्या हमें समझ नहीं आती है, अगर उस बच्चे की वजह से मैच जीत गए होते तो उसको देशभक्त कह रहे होते। उस बच्चे की गलती नहीं है, उस प्लेयर की, तो आपने वो मैच, हालांकि विकेटें पड़ी हुई थी, वो एक विकेट ले भी लेता तो भी शायद हिंदुस्तान की टीम हारती, लेकिन उस बच्चे को, क्योंकि वो सिख बच्चा था, उसको खालिस्तानी कहा गया। ये क्या सिचुएशन है आप ये देख सकते हैं। केवल किसानों को नहीं कहा गया कि ये खालिस्तानी इकट्ठे हो गए वहां पर जो बॉर्डर के ऊपर पहुंचे थे, एक एक स्टेप के ऊपर बड़ी प्लानिंग से ये बातों को फेंकते हैं। ऊपर प्राइम मिनिस्टर बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, नीचे वो इन सब लोगों को शय देता है, करते रहो, क्योंकि बांटो और राज करो की अंग्रेजी नीति को ये आगे बढ़ा रहे। इसलिए आप क्या समझते हैं, इन्हें मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान से 16 करोड़ मुसलमानों को आप देश से भगा नहीं सकते, फेंक नहीं सकते बाहर। मालूम है इनको, नहीं फेंक सकते, यही रहना है उन्होंने। लेकिन सेकंड ग्रेड सिटीजन बना के रखो, आंखें दिखा के रखो, हिंदू कंसोलिडेशन कर लो ताकि परमानेंटली वोटों की राजनीति में हमेशा जीत सको। ये बताना निहायत जरूरी है। अगर हिंदू धर्म का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो आरएसएस बीजेपी है, जिन्होंने हिंदू धर्म इटसेल्फ की, जो कि होमोजीनियस नहीं है, बहुत डाइवर्स रिलीजन्स है इसमें, उसी को ही होमोजीनियस बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। इनसे बड़ा दुश्मन और कौन हो सकता है हिंदू रिलीजन का। इसलिए इनके हिंदू कंसोलिडेशन को पंक्चर करना निहायत जरूरी है। माइनॉरिटीज के लिए कम्युनिस्ट जान गंवाते आए हैं, वो अपनी छवि को आगे उभारना बहुत जरूरी है और आम आवाम के लिए, मजदूर किसान के लिए, महिला के लिए, दलित के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, हर समाज के दबे कुचले हिस्से के लिए खड़े होना है लाल झंडे के साथी ने। ये अपनी जो इमेज है उसको आगे मजबूत करना निहायत जरूरी है। मैं आशा करना चाहती हूँ आप पंजाब के साथियों से कि आपने बहुत अच्छे से कॉन्फ्रेंस चलाई है। कॉन्फ्रेंस की कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपके 2-4 काम रहते हैं जिनको आप पूरा करेंगे। आप रिपोर्ट तो पास कर ली है, आपने काउंसिल इलेक्ट करनी है, आपने कंट्रोल कमीशन इलेक्ट करना है, आपने पार्टी के महाधिवेशन के लिए डेलीगेट्स इलेक्ट करने हैं, आपकी कोई और किसी कमेटी की कोई रिपोर्ट रहती हो तो वो आपने अगर पेश करनी है, कोई वो है, तो कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। उस कंक्लूजन को भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ, यकीन के साथ, एक के साथ उस एजेंडा को भी आप कंप्लीट करेंगे और आने वाले दिनों में जो आपकी नई लीडरशिप हो, जो आपकी नई स्टेट काउंसिल हो, वो पार्टी एजुकेशन पे खूब ध्यान दे, ट्रेड यूनियन एजुकेशन पे खूब ध्यान दे, हर सेक्शन के अंदर एजुकेशन को फैलाने पे खूब ध्यान दे, ताकि पार्टी को चुस्त दुरुस्त और दिमाग से बिल्कुल साफ सुथरे कैडर्स, बिल्कुल कमिटमेंट से, डेडिकेशन से आगे बढ़ने वाले, अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों से जो हमें विरासत मिली है कुर्बानियों की, उस कुर्बानियों के इतिहास को फिर से लिखने के लिए हम तैयार हो जाएं। उसके लड़ाई के बिना और कुर्बानियों के बिना मैं तो छोड़ना होगा, मैं बड़ा लीडर, ये नहीं चलेगा कॉमरेड। अमरजीत कौर नहीं होगी तो क्या एटक नहीं चलेगी? चलेगी, शायद मेरे से बेहतर चलाने वाला आ जाए। मैं नहीं होंगी तो पार्टी सेक्रेटेरिएट में अच्छा कोई पार्टी सेक्रेटेरिएट में होगा नहीं क्या दिल्ली में? वो ज्यादा अच्छा मेरे से काम कर सकेगा या कर सकेगी? कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं होता। मैं को छोड़िए, कलेक्टिव टीम की बात कीजिए, एक साथ चलिए और हर चीज में जिनसे मिसट्रस्ट हो गई है, शक की निगाह से मत देखिए। हर चीज में कॉन्स्पिरेसी को मत ढूंढिए अपने कॉमरेड्स के बीच में। ये मेरा आपसे कहना है, क्योंकि मैं भी तो कल से डिबेट सुन रही हूँ। मैं केवल कॉन्फ्रेंस में तो नहीं आई हूँ, अमृतसर वाली कॉन्फ्रेंस में भी थे, वही तो नहीं है। मैं बीच में स्टेट काउंसिल्स में भी बीच में आए।
मुझे हर्ट करती है ये बात। आप अपनी बात कहिए, पॉलिटिकली कहिए, ऑर्गेनाइजेशनली कहिए, डिसएग्री करिए, शब्दों का प्रयोग का इस्तेमाल ठीक कीजिए, लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, आघात नहीं पहुंचाइए अपने कॉमरेड्स को, सिर्फ बताइए ताकि वो करेक्ट करें अपने को। करेक्शन करने के लिहाज से क्रिटिसिज्म कीजिए, किसी को डाउनग्रेड करने के लिए मत कीजिए। ये मेरी आपसे हम्बल अपील है। मैं भी 70 इयर्स की हो गई हूं, मुझे भी नहीं मालूम मेरा शरीर और कितनी देर चलना है, और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं, सभी कॉमरेड्स का आदर सम्मान करते हुए हमें अपने डिफरेंसेस को बोलते हुए, अपनी राय रखते हुए, ओपिनियंस रखते हुए, बोल्डली रखते हुए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कलेक्टिव फंक्शनिंग को आगे से चलाने की प्रयास करेंगे। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि पंजाब में आज जहां सीपीआई को पूछती है सारी वाम पक्ष, या हमारे जन आंदोलनों को पूछती है वाम पक्ष, तो सही मायने में हम उसमें और मजबूत हो जाएंगे। इतना ही कहते हुए तो बहुत बहुत सलाम कॉमरेड्स को। इंकलाब जिंदाबाद।